दोस्तों, स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग। और जितने बच्चे मेरे हुए हैं जो नेट, सेट, जेआरएफ और विभिन्न जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, सभी बच्चों का स्वागत है IAS-PSC एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज आप लोग को बताने जा रहा हूं कि जो हाल ही में सीजी सेट के एग्जाम कंडक्ट कराए गए, इनके क्या कट ऑफ रहे। मैं कुछ पेपर के एनालिसिस कराऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कैसे किसी पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारी कट ऑफ रहने वाली है इस बार। पिछले तो 4 एग्जाम और इससे पहले कंडक्ट कराए गए हैं सीजी सेट के, उनमें क्या कट ऑफ रही सब्जेक्ट वाइज, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो मेरे पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट के बच्चे हैं वे सभी आज से जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ साध्य PSC एकेडमी में UGC नेट और CG सेट और अदर स्टेट के भी सेट की क्लासेस पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, हिंदी, मैनेजमेंट, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में शुरू कर दी गई है। तो सभी बच्चे से निवेदन है कि मेरे साथ जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंचे जिनको इतनी सख्त ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पे बात करूं कि इस साल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। दूसरे पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा कि वे बच्चे क्या करें जिनका CG सेट मॉडल आंसर मिलाने के बाद उस कट ऑफ के आसपास नहीं आ रहे हैं। तीसरी मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा कि जो हाल में जो नए 15 विषय CG सेट में जोड़े गए हैं, जो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होंगे वो क्या उन्हीं 15 विषय के रहेंगे कि टोटल 19 + 15 टोटल 34 विषय के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। साथ ही मैं ये भी बात करूंगा कि जो अगला UGC नेट और JRF का पेपर है वो कब होने वाला है, JRF में आपको कितनी जो फेलोशिप मिलती है, कैसे आप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, पूरी विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं और अविनाश सर दोनों पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस आज से ही शुरू कर रहे हैं। यूट्यूब पे हमारी कुछ डेमो क्लासेस डली हुई है। सबसे पहले आपको साध्य PSC एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कुछ हमारी जो कंटेंट्स हैं वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो सभी बच्चों का स्वागत है, मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने इस साध्य PSC एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। पहले प्रमुख बातों पे मैं CG सेट का इस साल का कट ऑफ, कि भाई इस साल कट ऑफ जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, कहाँ कट ऑफ जाएगी, किस विषय में कट ऑफ जाएगी, इस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ में सेट हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो सेट हुआ है दोस्तों, ये CG सेट अब तक का 5वां बार का है। ठीक है, CG सेट तो अभी हाल ही में 2024 को हुआ, ये लगभग 4-5वीं बार है। इससे पहले भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे 2018-19 में। लगभग 4-5 साल बाद हमारे यहाँ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है ना, जिसको हम लोग निकालते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप सबको बता दूं कि जो CG सेट होता है बेटा, ये पेपर 1 और पेपर 2 है ना, 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के। पेपर 1 के आपके लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं और ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं ये 100 अंकों का, जबकि पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होता है, इसके 100 क्वेश्चन होते हैं और ये आपके 200 मार्क्स का होता है। इन दोनों के संयुक्त से आपके कट ऑफ डिसाइड होते हैं कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितना कट ऑफ जाने वाला है। और ये आपको बता दूं कि जितने बच्चों ने पेपर दिलाए हैं, एक बार मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जितने बच्चों ने पेपर दिलाए हैं, जितने बच्चे पेपर में बैठे थे, इन बच्चों के 6%, कितने परसेंट दोस्तों, 6%, मतलब हर एक 100 बच्चों में से 6 लोग का सेट निकलने वाला है। ठीक है, 100 बच्चों में से 6 बच्चों का, तो लगभग लाख बच्चों ने दिलाया है ना, लगभग 98-99 हज़ार बच्चों ने पेपर दिलाया। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और व्यापम जब एग्जाम हो जाता है तो एक नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन के लिए एक सूचना भी जारी करता है, उसमें लिखा था कि लगभग 1 लाख बच्चों ने मोटा मोटी सेट के पेपर में बैठे थे और इन्हीं में से 6%, मतलब मैं मोटा मोटी बात करूँ कि 6000 है ना, 6000 बच्चों का सेट क्वालिफाई होने वाला है। अब इन 6000 बच्चों के सेट करने का मतलब है कि टोटल 1 लाख में से 6000 लोगों का क्या निकलने वाला है, CG सेट पात्र होने वाले हैं, CG सेट निकलने वाला है। अब ये निकलेगा बेटा कैटेगरी वाइज, इसमें जनरल के बच्चे होंगे, OBC के बच्चे होंगे, ST SC के बच्चे होंगे और कुछ PWD, इनके भी बच्चे देखने को मिलेंगे। मेरे को लगता है दोस्तों कि मेल फीमेल का अलग अलग की है ना, मैं मोटा मोटी एक बात कर रहा हूँ। जनरल में अगर आपका 51.5%,
मैं कुछ कॉमन सब्जेक्ट का नाम ले लेता हूँ जिनका मॉडल आंसर आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, है ना, लाइफ साइंस या फिजिक्स, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके जनरल के कट ऑफ लगभग 50 से 51.5% है ना, 51.5%। ये मैं पिछले आंकड़े गए हैं इनके लगभग आधार पे बता रहा हूँ, और जो इस बार पेपर दिलाए गए थे, चूँकि पेपर आप सबको पता है थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल के पेपर थे, तो इस प्रकार से आपके 51.5% जाने हैं। ओबी के लगभग 47.5% के लगभग कट ऑफ जाने वाले हैं, है ना, 47.5%। ठीक है। एसटी वालों बच्चों का जो कट ऑफ जाने वाला है भैया, वो लगभग 39% के आसपास जाने वाला है, जिनका 39% आ रहा है। दोनों मिला के देखो, ये 100 नंबर का हुआ, ये 200 नंबर का हुआ, टोटल कितने नंबर का भाई? 300 नंबर का। कितने नंबर का? 300 नंबर का। और लगभग मैं 50% बोलूँ तो 150 नंबर, है ना, 50% बोलूँ तो 150 नंबर। की 1.5%, ओबीसी का 47.5%, एसटी 39% और एससी का जाने वाला है भाई 42% के आसपास, 42%। थोड़ा बहुत आपको 1-2% देखने को मिल सकता है ना। ये मैं मॉडल आंसर के तर्ज पे बता रहा हूँ, तो ज़्यादा बच्चे, है ना, ये नहीं होना है। तो कुछ बच्चे जिनका नहीं हो पा रहा है या इनसे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपने तैयारी जारी रखें, क्योंकि तैयारी करने से कोई नुकसान नहीं है। आने वाले समय में नवंबर में, क्योंकि दूसरा पॉइंट यही था बेटा कि जो 15 नए सब्जेक्ट का है, क्या उन्हीं सब्जेक्ट का सेट होना है कि 19 हो चुका है उनको भी शामिल किया जाएगा। तो मैं पुनः बता दूं कि इस वर्ष फिलहाल अभी जो सेट कंडक्ट कराए गए थे, ये 19 विषयों के लिए हुआ, और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अपने महानदी भवन के प्रपत्र में बोला गया है कि कुछ योग, मैनेजमेंट जैसे कुछ सब्जेक्ट को मिला के 15 और नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, इनके भी जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं, ऐसा एक इन्फॉर्मेशन, अधिसूचना जारी हुई थी। इस बार जो दिसंबर में पेपर होगा बेटा, वो केवल और केवल 15 नहीं, टोटल 34 विषयों के लिए हो सकता है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बोला हो सकता है, क्योंकि देखो पूरे के पूरे हाथ किसका है भाई? पूरे के पूरे हाथ है आपके उच्च शिक्षा विभाग का, है ना, सरकार के हाथों में है, उच्च शिक्षा विभाग के हाथों में है। वे चाहेंगे तो पूरे 34 में 34 करा सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो किसी प्रकार की कोई सेट होने वाली नहीं है, क्योंकि भी देखिए 4-5 साल सेट हुआ है। तो ये सभी प्रकरण पूरी तरीके से समझने के बाद मुझे लगता है बिल्कुल सेट होगा, आज नहीं तो कल सेट कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 2250 पद, है ना, छत्तीसगढ़ में 2250 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के आने वाले हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं इन 15 विषयों के साथ साथ इन 19 विषयों को भी शामिल करके कुल 34 विषयों के लिए सीजी सेट दिसंबर जनवरी कंडक्ट कराए जाएंगे। क्लियर है? तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि सर हम आगे की तैयारी कैसे करें, हमको जेआरएफ चाहिए। तो बेटा यूजीसी ने एनटीए की मदद से हर बार एक एग्जाम लेता है जिसका नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। क्या नाम है भाई? यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम, यूजीसी नेट जेआरएफ। जेआरएफ का फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। टोटल जितने बच्चे ने फॉर्म भरा, टोटल जितने बच्चों ने फॉर्म भरा और टोटल जितने बच्चे एग्जाम दिलाए, कुल मिला के जितने बच्चे जो एग्जाम में बैठे, एग्जाम हॉल में बैठे, इनका दोस्तों 1% जितने बच्चे बैठे, जैसे कि 3 लाख लगभग बच्चे बैठे, ठीक है, 3 लाख बच्चे क्या गए एग्जाम में बैठे। 3 लाख बच्चे कहाँ बैठ गए? एग्जाम में। 3 लाख का 1% कैटेगरी वाइज जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो गए। किसके लिए क्वालिफाई हो गए? जेआरएफ। जितने बैठे, जितने लोग फॉर्म भरे, उतनी उनकी बात नहीं करूं, फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं लेकिन पेपर कुछ ही संख्या में दिलाते हैं। तो जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं उनमें से जितने बच्चे पेपर दिलाए, चाहे विभिन्न सब्जेक्ट के हों, जितने बच्चे पेपर में बैठे, इन्हीं का 1% जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। और जितने लोग बैठे हैं इसके 6% लोग नेट क्वालिफाइड माने जाते हैं। क्या क्वालिफाइड माने जाते हैं? नेट क्वालिफाइड। जितने बैठे उसके 6%, जितने बैठे उसके 6%, 3 लाख का 6%, 6 तिया, ठीक है।
फिर सब्जेक्ट वैसे बढ़ जाता है, हर सब्जेक्ट में 6-6%। तो ये जेआरएफ और नेट का कॉलिंग। सर अब जेआरएफ निकालने के क्या फ़ायदे हैं? बेटा अगर आप जेआरएफ निकाल के पीएचडी करते हैं, है ना, पीएचडी करते हैं, विद्याौचस्पति बोलते हैं हिंदी में, है ना, डॉक्टरेट की उपाधि मिलता है आपको। तो जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको एक अच्छी रकम देखने को मिलती है, अच्छी रकम देखने को मिलती है, लगभग 31 से 35 हज़ार रहता है, ठीक है। 31,000 35,000 आपको शुरू साल, एक साल आपको 31 से 35 हज़ार पढ़ने के लिए पर मंथ, इस बात नोटिस करेंगे, पर मंथ बोल रहा हूँ, हर महीने आपको 31,000 रुपये पढ़ने के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों 8 से 9% HRA घर खर्च, ठीक है, रहने खाने का खर्च आपको दिया जाएगा, होम अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। HRA दिया जाएगा, मतलब जितना आपको मिल रहा है लगभग ये 2500 के आसपास, आपको 2500 से लेके 3000 के आसपास आपको रूम रेंट के लिए अलग से दिया जाएगा, ये अलग से दिया जाएगा। एक साल के बाद बेटा ये JRF कन्वर्ट हो जाता है SRF में, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। किस में कन्वर्ट हो गया? सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और ये SRF वाले बच्चों को सीधा ये 35,000 ना मिल के 45,000 की हर महीने रकम दी जाती है। सरकार इस रिसर्च पर हर महीने आपको 45,000 देगी। लगभग 4 साल, मिनिमम तो 3 साल, 3 से लेके 4 साल, 5 साल, 6 साल तक भी पीएचडी करने में समय लग जाता है। अब वो आप किस प्रकरण पे कर रहे हैं, किस विषय के किस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, मुद्दे कैसे हैं, वो किस लोक हित के लिए हैं, इन्हीं चीज़ पे निर्भर करेगी। तो बहुत अच्छी रकम है 45,000 की, आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कोई प्लान भी बना के रखा होगा बीएड डीएड, तो आप तो दोनों के लिए बेनिफिट हो, फिर आप लेक्चरर के लिए भी, वर्ग 1 के लिए भी हो, और साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये JRF, SRF और नेट पूरी तरीके से साफ साफ पानी की तरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब इस नेट को निकालने के बाद आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे कि CG सेट और सीट का पेपर होता है, CG सेट, CG स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे टीचर बनने के लिए बेटा टेट है ना, टीचर बनने के लिए टेट, तो CG टेट और CG टेट होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे UGC नेट है और CG सेट है, ठीक है, पात्रता परीक्षा है। इसको निकालते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, क्योंकि वैकेंसी आना ही है, बहुत अच्छी मात्रा में वैकेंसी आएगी। हमारी ड्यूरेशन 4 महीने की रहेगी। हमारी टीम गठित हो चुकी है और हमारी टीम के द्वारा एक बहुत अच्छे लेवल पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी देखने को मिलेगी, जिसमें हम फिजिक्स के भी क्लासेस लाए, फिजिकल साइंस, हम पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासेस लाए हैं, हम हिस्ट्री की भी क्लासेस लाए हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट की क्लास लाए हैं। ये जो क्लासेस हैं आज से 2 सितंबर से डेमो टाइप के शुरू हो चुके हैं। पॉइंट्स जो आपको बताने थे बेनिफिशियरी के रूप में मैंने आपको बता दिए हैं। जितने बच्चे जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो लगभग जो कट ऑफ है वो 45 से 50% के बीच आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप अगर 45% के आसपास भी हो तो बिल्कुल आपके सक्सेस होने के, आपके पात्र होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। हम लोग जो करने वाले हैं वो पेपर एनालिसिस पॉलिटिकल साइंस। तो जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के हैं उनको मेरा वीडियो ज़रूर भेजो, क्योंकि उन तक अगर मेरे पॉलिटिकल साइंस के वीडियो पहुंच जाते हैं तो वे भी कुछ क्वेश्चन जहां पे दावपत्ती करना चाहेंगे वो दावपत्ती कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में अगर उनको डाउट हो वो भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ वो मेरे से जुड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर और आगामी जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं UGC नेट, JRF और छत्तीसगढ़ सेट साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी
सब्जेक्ट वालों के लिए। शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर एनालिसिस। क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, किस टाइप के प्रश्न आए थे, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। साथ ही साथ वे बच्चे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं जो वर्ग 1 के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं। वर्ग 1 के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले बच्चे भी मेरे साथ जुड़ के अपनी पॉलिटिकल साइंस को मजबूत कर सकते हैं। मेरे साथ क्लास में जुड़ेंगे अविनाश सर, जो कि पूरे 10 यूनिट में 5 यूनिट अविनाश सर का रहेगा। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे जो इंडियन पॉलिटी का हिस्सा है, ये भी अविनाश सर के द्वारा देखने को मिलेगा। मैं पढ़ाऊंगा आपके पॉलिटिकल थिंकर और अन्य जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये दोस्तों स्वागत है। अभी मैं जो पेपर एनालिसिस कराने जा रहा हूं वो अभी हाल ही में हुए सीजी सेट के पेपर हैं, और ये सीजी सेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्हीं पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कोशिश रहेगी कि हम चीज़ों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, हमको क्योंकि फाइनली बेटा एग्जाम निकालना है। ठीक है, देखो पढ़ना और गणना दोनों में फ़र्क है। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो और उसको गढ़ो। ठीक है, मैं मेरी बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी सेट क्वालिफाइड हूं और मैंने पॉलिटिकल साइंस और इसमें एमए करके रखा है। फिजिक्स में भी साथ ही साथ मेरा सब्जेक्ट है। और हाल ही में जो शिक्षक भर्ती हुआ था बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए, इनमें मैं पोस्ट लिया। कुछ दिन में स्कूल पे कार्य किया, बट मेरे को थोड़ा सा लगा कि सही नहीं है मेरे लिए, तो मैंने 3 महीने बाद रिजाइन दे दिया स्कूल। हालांकि स्कूल मैंने 1 ही महीना गया, लेकिन कुछ सोच समझ के मैंने 3 महीने बाद रिजाइन दे दिया स्कूल। अभी के हाल में मैंने साध्य पीएससी ज्वाइन किया है, और साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की मदद से बहुत सारे बच्चों का पीजी सेट क्वालिफाइड कराया, सी टेट क्वालिफाइड कराया, और ये अभी जो चरणबद्ध चल रही हमारी शिक्षक भर्ती, इनमें भी मेरा योगदान कहीं ना कहीं है। हम लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं, और हमारा अगला टारगेट सीजी सेट और यूजीसी नेट है। मैं चाहता हूं कि वे बच्चे बिल्कुल क्लास ज्वाइन करें जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिंदी के हैं, कॉमर्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, ताकि मैं आपको पेपर 1 के सीडीपी वाले पोर्शन में, जो कि शिक्षण अभिरुचि, उच्च शिक्षा, इनमें मदद कर सकूं। साथ ही साथ पेपर 2 में मैं मदद कर सकूं आपके पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि रीथिंकिंग मल्टीकलरिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके मैं प्रॉपर आपको नोट्स हमारे कंटेंट में अपलोड करा दूंगा, है ना, वहाँ से ही लगभग आपके मोटे मोटे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो स्वागत है भाई जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। और इसको बता दूं कि ये डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो पुस्तक लिखा है वो ए भिखु पारेख ने लिखा है। ठीक है, तो भिखु पारेख के द्वारा भाई ये पुस्तक लिखी गई है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस बार का जो सीजी सेट आया, इसके लगभग 34-35% जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल है। कहने का मतलब ये कि आपको फैक्ट ज़्यादा पूछे गए, है ना। कुछ क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस बेस्ड रहे, इसीलिए जो कट ऑफ आने वाला है बेटा वो 45 से 50 के बीच आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? भिखु पारेख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई कि व्हाट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, इसको आपको बताना है। कि ए, एक अधिकार मूल अधिकार तब होगा जब उसका उल्लेख संविधान के मूल अधिकार के अध्याय में हो। कहने का मतलब यह है कि जब कोई अधिकार मूल अधिकार तभी होगा जब उसका उल्लेख संविधान के अध्याय में हो। भाई सबका एक अध्याय दिया गया है, जैसे कि हमारा मूल अधिकार है ना, तो मूल अधिकार प्रॉपर है ना, अध्याय 3 इसमें संलग्न किया गया है। कुछ स्पेशल आर्टिकल है उसमें संलग्न किया गया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये सही है। ठीक है, मूल अधिकार के अध्याय के बाहर संविधान में अन्यत्र उल्लेखित अधिकार संवैधानिक अधिकार है। भाई हम उसी को मूल अधिकार बोलेंगे जो मूल अधिकार के सेक्शन में हो या उसके चैप्टर में हो, बाकी कोई चीज़ को हम तो नहीं बोल सकते। तो बिल्कुल ये कथन सही है, दोनों कथन सही है कि भाई एक अधिकार मूल अधिकार तभी होगा जब वो संविधान के मूल अधिकार के अध्याय में हो। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि मूल अधिकार के अध्याय के बाहर संविधान में अन्यत्र उल्लेखित अधिकार संवैधानिक अधिकार होंगे। तो ये दोनों करेक्ट सही भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो बच्चे ऑप्शन सी लगाए थे उनका सही आ गया। तीसरा क्वेश्चन के मैं बढ़ता हूं कि किसने कहा कि शक्ति की कार्यकुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिनके अधीन उसे कार्य करना है। ऑप्शन ए मैवर, ऑप्शन बी बीच, ऑप्शन सी फेयोल, ऑप्शन डी गार्नर। चलिए ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भाई इसको हमने क्लास में आपको नोट्स के जरिए दिया था, और ये मैकावर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, मैकावर ने कहा था कि शक्ति की जो
है उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिनके अधीन उसे कार्य करना होता है। तो ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था मैकावर का, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है भाई, कल्पना लोकीय समाजवाद। भाई कल्पना लोकी समाजवाद है जिसको क्या बोलते हैं, है ना, यूटोपियन सोशलिज्म इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए दिया है, ए चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन, फ्रांसिस बेकन, एम एन चार्ल्स। चार्ल्स नहीं होगा दोस्तों, है ना, एम एन चार्ल्स यहाँ पे नहीं होगा, तो ये वाला पोर्शन नहीं है। तो जिन बच्चों का ऑप्शन ए बी सी ये वाला पोर्शन अगर आपने सही किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मार्क्सवाद है ये संबंधित है, मार्क्सवाद किससे संबंधित है आपको बताना है। वर्गहीन राज्यहीन समाज पे राज्य कुम्हला जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन जो अभी 2019-20 के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन कि मार्क्सवाद है ये राज्य कुम्हला जाएगा, और ये सब चीज़ जो स्टेटमेंट दिया है इसमें कुछ ना कुछ इधर उधर करके ये दिया गया था। मतलब आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है। मेन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं तो सफलता के लिए 99% मेहनत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मानता हूँ। मैंने जितने भी एग्जाम निकाले वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दम पे निकाले। मैंने एसएससी के प्रीलिम्स पेपर 1 भी निकाला, उसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के दम में। छत्तीसगढ़ का शिक्षक भर्ती भी निकाला, वो केवल प्रीवियस ईयर। सीजी सेट दुनियादारी जितने भी एग्जाम है वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के दम पे। साथ ही साथ कुछ आपके मेहनत रहेंगे और नोट्स, और वो तभी समझ आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, तो वो 99% तो योगदान मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मानता हूँ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था भाई, 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या है भाई, तो इसका आंसर ये किसानों की तानाशाही नहीं होगा, है ना, ये नहीं रहेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि वर्गहीन राज्यहीन समाज सही है, राज्य कुम्हला जाएगा बिल्कुल सही है, योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की प्राप्ति द परफेक्ट आंसर, डी आई वी फर्स्ट एंड द सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, किसने कहा अनुभविक अन्वेषण जो कि पर्यावरण में घटित होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करता है राजनीतिक परिस्थितियां कहलाती है। ये भी देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, और सीधा सीधा ये स्टेटमेंट, क्योंकि इसीलिए जो अभी पेपर हुआ बहुत टफ था। क्यों टफ था, क्योंकि मैं बताया कि 34 से 35% क्वेश्चन पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन थे। ये स्टेटमेंट है रॉबिन्स का, किसका है भाई, रॉबिन्स। ये रॉबिन्स ने कहा था कि अनुभविक अन्वेषण जो कि पर्यावरण में घटित होने वाले परिवर्तनों को राजनीतिक परिस्थिति कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, 7वां नंबर क्वेश्चन। आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया गया है। इस कॉलम के आधार पे कॉलम 2 को मैच करना है और आपको सही आंसर बताने हैं। ए अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का सामाजिक कल्याणकारी। स्तंभ 2 में कुछ नाम दिए गए हैं जिसमें लॉस्की, रिची, ऑस्टिन और सीसरो जैसे नाम दिए गए हैं। इनके आधार पे आपको आंसर बताना है भाई कि कौन सा आंसर सही है। चलिए तो बिल्कुल आप लोग ढूंढें कि कौन सा आंसर सही है। चलिए मेरे को एक चीज़ याद आ रहा है कि आप लोग भी अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को भी याद आ रहा होगा, है ना, और ये क्या है भाई कि मेरे को जो याद आ रहा है ये आपके अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है, ये रिची के द्वारा दिया गया था। मतलब C2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी मैच करते हैं। फर्स्ट का IV, वेरी गुड, सीसरो, ठीक है। चलिए तो ये इसका आंसर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किसने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र विकास सबके स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त बन जाएगा, लॉक, रूसो, मिल, मार्क्स। चलिए ये तो बहुत हिट है ना, और बहुत हिट डायलॉग बोल सकते हैं एक प्रकार का, है ना, कि भाई प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र विकास सबके स्वतंत्र विकास की आवश्यकता शर्त बन जाएगी। तो स्वतंत्रता के बारे में कौन बोलता है, मार्क्स बोलता है भाई, सब स्वतंत्र रहे, सब खुश रहे, सब इंजॉय करे, यही तो चाहता है मार्क्स, है ना, कोई किसी के ऊपर डिपेंड, है ना, स्वतंत्रता चाहता है, ठीक है। तो 8वां कौन सा हो जाएगा, मार्क्स इज द करेक्ट आंसर। 9वें नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
नव उदारवाद के प्रतिपादक नहीं हैं, नव उदारवाद के प्रतिपादक नहीं है। तो याद रखना भाई, जो कार्ल पॉपर थे ये नव उदार के प्रतिपादक नहीं थे, बाकी हायक, फ्राइडमैन और रॉबर्ट नोजविक ये तीनों के तीनों नव उदारवाद के प्रतिपादक थे, जबकि कार्ल पॉपर ये नहीं थे। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 10वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भाई कि निम्न में से कौन समाजवादी का जन्म स्थल फ्रांस नहीं था। यह भी बहुत टफ क्वेश्चन में श्रेणी में शामिल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ी पता है कौन फ्रांस का है कौन नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए, आपको प्रेशर देने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, है ना, रॉबर्ट ओवन इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ओवन इज द करेक्ट आंसर। भाई ये फ्रांस के नहीं थे, बाकी फूरियर तो फ्रांस के थे, ब्लैंक फ्रांस के थे, साइमन जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये सभी के सभी कहाँ से थे, फ्रांस से थे, जबकि रॉबर्ट ओवन नहीं थे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी किस कृति में आर्थिक नीतिवाद का वर्णन किया है। आपको बताना है किसमें आर्थिक नीतिवाद का वर्णन किया गया है। द जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कैपिटल वॉल्यूम, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन, ये भी टफ है भाई, अब आपको थोड़ी पता, लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझनी है। देखिए समझनी क्या है भाई, यहाँ पे दिया है कि किस कृति में आर्थिक ये आर्थिक शब्द से कैपिटल संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आर्थिक ऐसे ही कॉमन से लगाना है। आर्थिक का संबंध किससे है, कैपिटल से। आपको कुछ दार्शनिक दिए हैं, और ये तो हमने क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से, है ना, आगे भी हम पढ़ेंगे इसको कि किसने क्या कहा था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए, तो प्लेटो ने क्या कहा था भाई, तो प्लेटो ने क्या बताया था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। क्यों बताया था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु हैं सुकरात, उनको भाई एकदम निर्मम, मतलब उनका हत्या कर देते हैं, है ना, हालांकि उनको सुसाइड करने के लिए किया जाता है, लेकिन वो हत्या श्रेणी मानता है। तो प्लेटो जो संबंध रखता है ये किससे रखता है, राज्य एक आवश्यक बुराई है समझता है। क्या समझता है भाई, राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है समझता है। जबकि आप सबको पता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। ये किसने बोला था, तो राज्य को कृत्रिम संस्था जो बोला था, राज्य को जो कृत्रिम संस्था बोला था, ये राज्य को कृत्रिम संस्था जो बोला था, ये बोला था हेगेल ने। किसने बोला था, हेगेल ने। ठीक है, किसने बोला था भाई, हेगेल ने। तो ये C2 हो जाएगा। कहने का मतलब आपके डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो डी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, बाकी जो स्टेटमेंट आपको मिल रहे हैं वो बिल्कुल आप फॉलो कर लेंगे। कि मार्क्स ने एक और स्टेटमेंट दिया था, और वो क्या है भाई, तो मार्क्स ने ये बोला है, क्या बोला है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है और सभी क्या है, स्वतंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनमें से प्लेटो किससे संबंधित है। अब ये प्रश्न भी CG असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर जो 2019-20 में हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई प्लेटो से संबंधित कुछ, है ना, प्लेटो से संबंधित कुछ बुक्स इसमें पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि एपोलॉजीज का बुक है ना, एपोलॉजी नोमाइस का बुक है, पॉलिटिक्स तो सबको पता इसी का बुक है, और ये पॉलिटिया ये भी इनका ही बुक है। तो करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो बच्चे डी लगाए हैं बिल्कुल सही आपका होने वाला है। ठीक है, इसके रिजल्ट नहीं आए हैं, CG सेट के बहुत जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो ओबीसी वाले बच्चे अगर 45% बिल्कुल आपका क्लियर है, और 51.5 अगर आप जनरल से हैं तो आप क्लियर है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी GS पेपर 1 का जो जनरल स्टडी है वो नहीं आया है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, इसका अर्थ क्या है। चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या है भाई कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। इसका केवल और केवल अर्थ आपको निकलता है कि जो अरस्तु के अनुसार कि राज्य व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं क्या करता है, पूरी करता है। आत्मनिर्भर मतलब क्या कि भाई वो समस्त आवश्यकताओं क्या करेगा, पूर्ति करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, किस आधुनिक राजनीतिक चिंतक को निर्देशात्मक राजनीतिक सिद्धांत की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए मिशेल फौकॉल्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट नोजोविक, ऑप्शन सी मैरी वुल्टनक्रॉफ्ट, ऑप्शन डी जॉन रॉल्स। तो ये भी क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन में शामिल है, ये भी टप के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो आंसर हमने बताया था कि ये डी
इज द करेक्ट आंसर। जॉन रॉल्स इज द करेक्ट आंसर, डी। तो जो बच्चे डी लगाए भाई बिल्कुल नहीं स्वस्थ रहेंगे, आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ग्रामसी के पूंजीवाद समाज के मार्क्सवादी मॉडल का विश्लेषण नहीं है? भाई कौन सा मार्क्सवादी मॉडल के विश्लेषण नहीं है? तो प्रभुत्व की संरचना ये मॉडल विश्लेषण नहीं है, पूछा गया कौन सा नहीं है, इसको आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो प्रभुत्व की संरचना है, औचित्य संरचना, दमन की संरचना, सहयोग की संरचना, ये नहीं है। ठीक है, सहयोग की संरचना मार्क्स में नहीं है भाई, वो तो बोलता है कि सब स्वतंत्र है, उसमें किसी प्रकार कोई सहयोग की बात नहीं की है। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, किसने कहा उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख को अनुभव कर सकता है? ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके हैं मिल के, है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल, इसका करेक्ट आंसर है जॉन स्टुअर्ट मिल। तो मिल इसका आंसर है भाई, कि उन्होंने कहा था कि जो चरित्रवान वाला व्यक्ति है ये उच्च कोटि के सुख को क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन नव रूढ़िवादी माना जाता है? आपको बताना है कौन जो है नव रूढ़िवादी माना जाता है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये दिया है बी, हन्ना ऑरेंट, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। हन्ना ऑरेंट जो है ये नव रूढ़िवादी मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन, ये बहुत फेमस है, इसको तो आप लोग कमेंट करके आंसर दो। डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी किसने लिखी? ये कमेंट करके जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इसका आंसर देंगे, जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, कि डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी बहुत इजी है और ये हमको हमारे नोट्स में पहले ही पेज में आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर आप सब बताएंगे कमेंट करके। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल बेटा बी रूसो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बी रूसो इज द करेक्ट आंसर। और 20वां नंबर क्वेश्चन, किसने कहा नागरिकता मानव के शिक्षित निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग है? मिल, लॉस्की, लॉक या हीगल? चलिए इसका आंसर लॉस्की इज द करेक्ट आंसर बेटा, कि नागरिकता मानव के शिक्षित निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग है। ठीक है, जन कल्याण में प्रयोग है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आगन्य सूत्र के राज्य के तत्वों में क्या शामिल नहीं है? आगन्य सूत्र के राज्य के तत्वों में नहीं है, तो आपको बता दूं इसका आंसर जो है संप्रभुता शामिल नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र शामिल है, अमात्य शामिल है, बल शामिल है, संप्रभुता शामिल नहीं है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जो हमारे लोकमान्य तिलक जी इनमें से किससे संबंधित रखते हैं? जो लोकमान्य तिलक जी हैं इनमें से किससे संबंधित रखते हैं? द ऑर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य, केसरी और ओरियन। मैं आप सबको बता दूं, आप सबको पता है केसरी तो है ही है, ओरियन भी है बेटा, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो 22 का डी, तो जितने बच्चे जो डी लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे बोलता है कि निम्नलिखित में से किस समाजवादी विचारक ने राज्य सत्ता के विरुद्ध व्यक्ति के प्रतिरोध के अधिकार की वकालत की? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली जी, अच्युत पटवर्धन जी, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया जी। बहुत बेहतरीन है। आप देखो कुछ चीज़ें आपके सिलेबस, अब यहाँ से बेटा मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए ये दोनों आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली हैं, इनडायरेक्टली हैं। डायरेक्ट कौन है भाई? जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। अगर ये दोनों पे जाते हैं तो भी आपके जो सही होने के चांसेस हैं वो 50-50% है। तो अगर, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, आप तुक्का लगा के जाएंगे बेटा, है ना। तो ये क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट दिए गए हैं, ये भी है लेकिन इनडायरेक्टली हैं, ये डायरेक्ट है। क्योंकि देखो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालिसिस कब कर पाओगे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, मैं इसी पे फोकस करूंगा जब भी मैं पूरे 3-4 महीने का जो क्लासेस मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके जो सोचने समझने की शक्ति है वो मैं बिल्कुल उठा के अलग लेवल पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा डी इज द करेक्ट आंसर। राम मनोहर लोहिया जी, है ना, राम मनोहर लोहिया जी इसके स्टेटमेंट के प्रवक्ता थे, इन्होंने ही इस अधिकार की वकालत की थी। 24 नंबर क्वेश्चन बेटा, कि जो पारडी ग्राह कौटिल्य की इस व्यवस्था संबंधित, अब सबको पता है कौटिल्य की जो व्यवस्था है वो कैसी है? कौटिल्य की जो व्यवस्था बेटा वो राज्यमंडल व्यवस्था है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राज्यमंडल व्यवस्था। ठीक है, ये बहुत फेमस है, तो इसमें कोई किसी बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, ये तो डायरेक्ट है ना। कौटिल्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं या हम जब पढ़ाएंगे तो इसको आपको बताएंगे उसके कुछ राज्यमंडल व्यवस्था के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर का, औपनिवेशिक देशों के संदर्भ में एमन रॉय ने कोमिएंटर की भूमिका कैसे देखना चाहा था? भाई इसको बताना है ना, कि उसे इन देशों को स्वतंत्रता आंदोलन में सीधे शामिल हो जाना चाहिए, उसे इन देशों के राष्ट्रवादी बुर्जुआ का समर्थन करना चाहिए, उसे स्वयं को केवल मजदूर
और किसानों के क्रांतिकारी आंदोलन तक सीमित होना चाहिए। उसे औपनिवेशिक देशों के क्रांतिकारी शक्तियों का केवल नैतिक और तात्विक समर्थन देना चाहिए। ठीक है, तो 25 का जो बेटा करेक्ट आंसर होने वाला है वो 25 का करेक्ट आंसर बेटा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। और डी में क्या है बेटा, केवल थर्ड और फोर्थ, मतलब जो एमन राजू बात करते हैं उसे स्वयं को केवल मजदूरों और किसानों के क्रांतिकारी आंदोलन तक सीमित रहना चाहिए और उसे औपनिवेशिक देशों की क्रांतिकारी शक्तियों को केवल नैतिक और तात्विक समर्थन देना चाहिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरियार के विचारों का केंद्रीय भाव क्या था? इसमें आपसे पूछा गया है कि जो पेरियार थे, ये पेरियार के जो विचारों का केंद्रीय भाव ये क्या रहा? तो ये बेटा आत्मसम्मान की बात करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है। पेरियार जो है आत्मसम्मान की बात करता है। तो 26 का सी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होने वाला बेटा वो 26 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्होंने धर्म को राज्य का उपकरण माना है? किन्होंने धर्म को राज्य का उपकरण माना है, ये आपको बताना है। ठीक है, धर्म का राज्य का उपकरण माना है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। महाराजा रणजीत सिंह आपके सिलेबस में नहीं दिया है, सिलेबस में ही नहीं दिया बेटा, सिलेबस नहीं दिया तो कैसे आंसर हो सकता है? तो इन चीज़ों को केवल और केवल सिलेबस और अपने जो कॉन्सेप्ट है इसको ऊपर लेवल तक पहुंचा के इन चीज़ों को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें होगी वो एलिमिनेशन मेथड से होगी। और अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एलिमिनेट कर पाते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से हटा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तक आप पहुँच सकते हैं। जब भी आप सुबह सोकर उठे तो एक बार सिलेबस जरूर देखें, क्योंकि सिलेबस में कहीं भी आपके महाराजा रणजीत सिंह नहीं दिया गया है। यहाँ पे कौटिल्य की बात हुई है, यहाँ पे जिया बर्नी लिखा है, यहाँ पे मैकियावली लिखा है, कहीं भी सिलेबस में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। तो 27 का सी इज द करेक्ट आंसर। और 28 का जो वाला बेटा वो श्री अरविंद इनमें से किससे संबंधित रखते हैं? जो अरविंद जी हैं वो इनमें से किससे संबंधित रखते हैं? युगांतर, वंदे मातरम, आर्य और कर्मयोगी, आर्य और कर्मयोगी, आर्य और कर्मयोगी। तो बिल्कुल ये चीजें आपको कॉमन सेंस, देखो ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन समझ आ रहा है, अब वहां पे ये समझ आ चुका है कि भाई यहाँ पे वो तो होने वाला नहीं है, तो इसमें उन्होंने दिमाग खेल दिया है। और डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, युगांतर, वंदे मातरम, आर्य और कर्मयोगी चारों के चारों यहाँ पे उनसे ही संबंधित रखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से किसे भारत का अग्रणी असंतुष्ट आलोचक, बुद्धिजीवी, परस्पर विरोधी और हारे गए मुद्दों का योद्धा जिसके अनुयायी कभी कम नहीं होते के रूप में वर्णित किया गया है? तो यही स्टेटमेंट किसके बारे में बोला गया है? श्री राजगोपालचारी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये तो क्वेश्चन पूरा व्यापम के आधारित पे है, क्योंकि व्यापम के जो एग्जाम सेट करने वाला है वो किस प्रकार से किसका तारीफ रहा है के बारे में बात करता है, इसको दिया गया। लेकिन आपको यहाँ पे क्या चुनना है? उन्होंने एक लाइन दिया है कि भारत का अग्रणी, भारत का अग्रणी है ना, तो अग्रणी करके उन्होंने साबित कर दिया है कि किसी न किसी लीडर की बात की है, किसी न किसी लीडर की बात की है ना। अब ये लीडर कौन है भाई, इसी के बारे में जानना है। तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है जयप्रकाश नारायण के, मेरे हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर बेटा, है ना, जयप्रकाश नारायण ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के 1936 में छपे पर्चे व्हाइट सोशलिज्म के अनुसार निम्नलिखित में से क्या समाजवाद का उद्देश्य नहीं है? ए, बी, सी, डी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो आपको बता दूं कि 30 का जो बेटा स्टेटमेंट है, किसी देश के विकास की योजना और नियंत्रण उत्पादकों के हाथों में हो, ये किसी प्रकार का उनका उद्देश्य नहीं है ना, उद्देश्य नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 30 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि कौन सा सिद्धांत संरचनाओं के विशेषीकरण की राजनीतिक अनुधिकता की पहचान मानता है? आपको बताना है कि जो विशेषीकरण को राजनीतिक आधुनिकता का पहचान मानता है। डेविड ईस्टर्न का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, आमंड और पावेल, आमंड और पावेल इनके बारे में तो बिल्कुल यही है बेटा कि मैं इसको क्लास में बताऊंगा। आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, ठीक है, बहुत फेमस है, इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। आमंड एवं पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम क्या था, इनके जो है ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल थे, ये इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा
करेंगे। अभी फिलहाल 32 नंबर क्वेश्चन, रेजिड ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक कौन थे, है ना। तो फ्रांज फेनन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, फ्रांज फेनन इसके आंसर बेटा, है ना। तो ये एक ही नज़र में आपको समझ आ जाएगा कि रेजिड ऑफ द अर्थ के बुक के लेखक कौन है भाई, फ्रांज फेनन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी, पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी और इसके लेखक कौन है इसको आपको बताना है। तो पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी के लेखक है भाई विलियम कॉर्नहाउसर। विलियम कॉर्नहाउसर इज द करेक्ट आंसर, ए विलियम कॉर्नहाउसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एस ई फाइनर के अनुसार राजनीतिक अभिजनों के प्रकार क्या है। ए शासक अभिजन, विपक्षी अभिजन, राजनीतिक अभिजन, गैर राजनीतिक अभिजन। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से कौन से आंसर फिट बैठता है। चलिए ऑप्शन ए इज द फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। चलिए तो 34 का जो आंसर है बेटा वो फर्स्ट और सेकेंड, शासक अभिजन और विपक्षी अभिजन, ये दोनों इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर 34 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 35, आमंड एवं बर्मा के राजनीतिक संस्कृति के प्रकार में निम्न में से कौन नहीं है, कौन नहीं है इसको आपको बताना है। तो भाई ये अधोगामी राजनीतिक संस्कृति के बारे में बात नहीं करते, डाउनवर्ड पॉलिटिकल कल्चर की बात नहीं करते, अधोगामी राजनीतिक संस्कृति की बात नहीं करते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन एलन बॉल की सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की विशेषता है। आपको एलन बॉल के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो ये बिल्कुल आपको विस्तार समझाएगा कि भाई कौन सा नहीं है। तो इसको आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हो भाई कि ये बोल रहा है कि एलन बॉल की सर्वाधिकारवादी व्यवस्था। अब सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में सरकार जनतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है। भाई जनतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है ये सही नहीं है, है ना। 36 का डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 36 का डी आंसर, 37 आपके सामने है। और उस राजनीतिक चिंतक का नाम बताइए जिसने दार्शनिक रूप से कल्याणकारी राज्य को न्यायपूर्ण बताया था। तो याद रखना भाई न्यायपूर्ण बताया था, टी.एच. ग्रीन इसके करेक्ट आंसर है, टी.एच. ग्रीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 38 का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूची पद्धति में मतदाता एक राजनीतिक दल को अपना वोट देते हैं, ठीक है। सूची पद्धति में एक राजनीतिक दल को अपना वोट देते हैं, सही है। एकल संक्रमणी पद्धति में मतदाता एक उम्मीदवार को अपना वोट देता है, ये गलत है, ये गलत है बेटा, है ना। एक को नहीं देते हैं, एक को नहीं देते हैं। एकल संक्रमणी पद्धति में मतदाता एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, प्रीफरेंस के हिसाब से जितने भी हैं उन सबको वोट देते हैं, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, जितने लोग हैं सबको वोट देंगे, एक उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। कंडीशन है कि वो प्रीफरेंस के हिसाब से वोट देगा। चलिए अगला क्या है, सही क्या है इसको आपको बताना है कि यह विधि निर्माण प्रक्रिया और संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के मध्य अंतर है तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। यदि कानून निर्माण और संविधान संशोधन के लिए एक साधारण प्रक्रिया हो तो उसे लचीला कहेंगे। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है ना, दोनों सही है बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, पुनः पूछा गया है किसका कथन है राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें मानव चिंतन एवं गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन निहित है। तो आपको बताना है भाई कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये एसपी हटिंगटन का स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है, 40 नंबर का ए। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, शरणार्थी की वैश्विक समस्या निम्न में से कौन सा सही नहीं है। कि जो कुछ शरणार्थी हैं इनकी वैश्विक समस्याओं में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है। साधन कमी एवं मानव तस्करी भाई इनकी समस्या में से नहीं है, तो ये तो बिल्कुल है। सीमित अधिकार एवं सुरक्षा ये भी सही है। गंतव्य स्थान पर सामाजिक प्रतिरोध ये भी सही है। वैश्विक संस्थान सहयोग ये तो गलत है भाई, वैश्विक संस्थान सहयोग नहीं करेगा, कैसे वैश्विक संस्थान सहयोग करेगा। तो आपको यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर भाई, डी इज द करेक्ट आंसर कि वैश्विक संस्थान सहयोग नहीं करती, ये कथन आपके गलत है। वैश्विक संस्थान आपके सहयोग करती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, इस कथन के विषय में सही क्या है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकारों का विचार निहित है।
अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। फर्स्ट, यह टीएच ग्रीन से संबंधित है, ठीक है, यह टीएच ग्रीन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह टीएच ग्रीन के द्वारा कहा गया है, ये गलत है, कहा गया, संबंधित है, कहा नहीं गया। पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड पुस्तक से ली गई, बिल्कुल सही है। यह प्रोफेसर रिबार को, बिल्कुल। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 42 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर भाई। 42 का सी, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब लाया गया था, कब अपनाया गया था? तो ये कोरिया संकट के समय बेटा ना, कोरिया संकट के समय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया था। किस संकट भाई? तो ये जो संकट है कोरिया संकट है ना, तो कोरिया संकट के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। एक क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देंगे जितने मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि में किस वर्ष की गई थी। आपको पूरा कंप्लीट आंसर देना है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना किस दिन किया गया था, सन के साथ, तारीख के साथ। निम्न में से यथार्थवाद के समर्थक कौन है? 1 2 3 4 है ना, जितने भी हैं इनमें से कौन से आपको बताना है भाई। तो 44 का जो आंसर होने वाला है वो है डी। डी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 44 का डी इज द करेक्ट आंसर। 45 का मार्क्स एवं एंजल्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का क्या संदेश नहीं है ना, क्या संदेश नहीं है? तो यह शांति में स्थिरता का प्रचार करती है भाई। मार्क्स कभी भी शांति वांति का प्रचार नहीं, है ना, तो ये कथन गलत है भाई, क्योंकि संदेश सही नहीं है, पूछा गया है, नहीं है पूछा गया, तो शांति और स्थिरता का प्रचार करती है, ये संदेश नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर का, कि निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड सम्मेलन का लक्ष्य नहीं है? आपके सामने दिया गया है कि भाई कौन सा ब्रिटेन वुड सम्मेलन का लक्ष्य नहीं गया है। आर्थिक व्यवस्था पर सहमति पैदा करना है भाई, है ना, आर्थिक व्यवस्था पर सहमति पैदा करना, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, युद्ध, ये नहीं है। वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था का संगठन करना, है ना, वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था का संगठन करना, ये इज द करेक्ट आंसर। तो 46 का डी हो जाएगा बेटा, 46 का डी इज द करेक्ट आंसर। 47, रुडोल्फ बारो ने पूंजीवाद में पर्यावरणीय संकट का मूल कारण क्या बताया है? क्या बताया भाई, मूल कारण क्या बताया है ना, इसको आपको बताना है। आर्थिक केंद्रवाद, आर्थिक केंद्रवाद, ठीक है, आर्थिक केंद्रवाद इसका आंसर हो जाएगा डी। कुछ यहाँ पे ले रहे हैं आर्थिक समाजवाद, बिल्कुल आर्थिक केंद्रवाद में डटे रहे, दावपत्ती भी कर सकते हैं, आर्थिक केंद्रवाद। 48 नंबर क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिवाद किस जनतंत्र के एक प्रकार के लिए चुनौती है? इसका भी आंसर हो जाएगा उदार जनतंत्रवाद के लिए भी। उदार जो जनतंत्र है इसके लिए ये एक प्रकार के लिए चुनौती है। तो 48 का बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें भी डाउट थे, तो भाई इसको भी आप कर सकते हैं दावपत्ती में, 48 का, ठीक है, 48 का बिल्कुल उदार जनतंत्र है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 49 से संबंधित है। निम्न में से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतकों के संबंध में गलत कथन आप बताएंगे। तो कौन सा गलत कथन है भाई? तो इसका जो गलत कथन है वो रिचार्ड एशले एक विरोधी उत्तर आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है, एक विरोधी नहीं है भाई, वो एक पक्ष वाले हैं, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा डी। और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन 50 क्वेश्चन मैं अगले सीरीज में बताऊंगा। उससे पहले बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस क्वेश्चन के बाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये जो स्टेटमेंट दिए इस कथन पर विचार करेंगे। और ये कथन ए सही है बेटा, ए सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर इसका, आपके सी इज द करेक्ट आंसर। 50 का सी है ना, ये बिल्कुल आप लोगों के करेक्ट आंसर हैं। चलिए ये देखो बेटा, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको नेट और सेट निकालना जरूरी है। नेट और सेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के अनुभवी टीचरों के माध्यम से कराई जाएगी। नो डाउट आप सब ने एक बार पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ जानकारियां होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार में एग्जाम क्रैक करें, एक बार में अपना पाता परीक्षा सुनिश्चित करें। इसके लिए साध्य पीएससी एकेडमी के दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट और प्रकरण में डाउट होने पर इन अनुभवी टीम जो आपके सामने हैं इनसे आप चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे विषय आपके कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ आपके डाउट्स होते हैं, तो हमारा यही है कि आपकी
प्रदान करने के लिए यह संगठित टीम बनाई गई है सब्जेक्ट वाइज, जहाँ पे आपके यस सर आपके मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आपके सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अविनाश सर आपके पॉलिटिकल साइंस, अजय सर के द्वारा जो पेपर 1 है उसके जो मैथ्स वाला पोर्शन है और रीजनिंग वाला पोर्शन है इसको पढ़ाया जाएंगे, साहू सर के द्वारा जो कम्युनिकेशन है और जो आपके पैराग्राफ, आईसीटी जैसे सब्जेक्ट हैं इस पर चर्चा करेंगे। नेहा मैम आपकी जो हिंदी की जो क्लासेस हैं, यूजीसी नेट और सीजी सेट के जो और प्रोफेसर की जो हिंदी के सब्जेक्ट हैं इन पर चर्चा करेंगे। मैं स्वयं शिक्षण अभिरुचि और पॉलिटिकल साइंस के कुछ पोर्शन को मैं कराऊंगा। देन सजनी मैम आपके फिजिकल साइंस पे चर्चा करेंगे कि जो फिजिक्स के कुछ प्रकरण हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये क्लासेस शुरू हो चुकी है, अभी आप लोग एडमिशन ले लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 संयुक्त रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उसके पेपर छत्तीसगढ़ आने वाला है। छत्तीसगढ़ की भी स्पेशल बैच हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे डली हुई है, तो आज ही आप बिना देर किए हुए हमारा साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो क्लासेस हैं उसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नॉलेज आपको देना था बेटा, ये दूसरा नॉलेज ये है कि हमारे यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं इनमें सब में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। जितने भी कोर्सेस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी चीज़ें चल रही है, तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, अभी इसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यूजीसी नेट सेट जेआरएफ, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की जो नई बैच हमारी शुरू हुई है, जो नई बैच शुरू हुई है उसमें बिना देरी किए आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे हिस्ट्री वाले हैं, जो बच्चे हिस्ट्री वाले चाहे आप लेक्चरर की तैयारी करें, नेट सेट जेआरएफ की तैयारी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, डेली सर के थ्रू जुड़कर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नेट सेट की तैयारी कर सकते हैं। आपका काम क्या है भाई, एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देना और उन तक भी वीडियो को पहुंचा देना जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है तो आपके कॉलेज में एमए वाला ग्रुप होगा या आपके बीए वाले ग्रुप होंगे, वहाँ पे इसको सेंड कर दो, है ना, ताकि जो जिनको ज़रूरत है इन क्लासों की उनको ये क्लास आसानी से मिल जाए, है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को जो अब तक जुड़कर मेरे साथ बने थे। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं 51 to 100 इसको मैं अगले सेशन में अगले क्लास में कंप्लीट करा दूंगा और कुछ नई जानकारियां आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।